हमने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है कि कैसे पृथ्वीवासी पृथ्वी से बाहर जाकर दूसरे ग्रहों पर जाकर बस जाते हैं और हमारा भी कुछ यही सपना है कि हम अपने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बस्तियां बसा लें और एक इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएं। लेकिन दूसरे ग्रहों या चंद्रमाओं पर बस्तियां बसाना अब सिर्फ सपना या साइंस फिक्शन नहीं रह गया है, बल्कि अब ये एक हकीकत होने वाला है। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के इस नए दौर की शुरुआत होगी और जब इस नए युग की नींव रखी जाएगी, हम सब इसके साक्षी होंगे आने वाले समय में। साल 1968 से 1972 तक अमेरिका ने इंसानों को चांद पर उतरने के लिए कुल 9 मिशन किए, जिसमें से 6 मिशन सफल रहे। इन मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग सहित कुल 5 लोगों ने चांद की धरती को छुआ। चांद पर आखिरी मिशन अपोलो 17 था, जो 1972 में अंजाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद से किसी भी देश ने चांद पर मानव मिशन करने की कोशिश नहीं की। आज 50 साल का समय हो चुका है जब चांद पर आखिरी मानव मिशन किया गया था, लेकिन अब इतिहास खुद को फिर से दोहराने वाला है और चांद पर नए दौर के टेक्नोलॉजी के साथ एक नई शुरुआत होने वाली है। इसके हम लोग आने वाले समय में साक्षी भी होंगे। चांद पर किए जाने वाले आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद साल 2024 तक पहली महिला और पहले पुरुष को चांद की धरती पर उतारना और चांद पर रिसर्च करने के लिए वहां पर साल 2028 तक एक बेस बनाना है। वैज्ञानिकों ने चांद पर आर्टेमिस बेस बनाने के लिए चांद पर एक बहुत बड़े गड्ढे का चुनाव किया है, जो कि 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। सोचिए कि मानव निर्मित एक बहुत बड़ा लूनर बेस इस गड्ढे के अंदर काले अंधेरे में होगा, जिसे हम बनाने वाले हैं और आने वाले समय में हम इसको देखने वाले हैं। लेकिन आखिर चांद पर लूनर बेस बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी और इसका आगे आने वाले स्पेस मिशन के लिए क्या उपयोग होगा? चांद पर गोल्ड, प्लेटिनम और अन्य कीमती धातुओं का खजाना और भंडारण भरा पड़ा है, लेकिन किसी भी बाहरी कॉस्मिक बॉडी को जो सबसे बड़ा खजाना होता है वो है पानी। अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके अलग किया जाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए तो यह बन जाता है एक रॉकेट फ्यूल, जो स्पेस मिशंस के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है। पृथ्वी से लॉन्च किए गए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर जाकर फिर से रिफ्यूल किया जा सकेगा अगर यह चीज हो गई तो। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस गड्ढे की गहराई में पानी के रूप में कुछ चीजें ऐसी दफन है जिससे हमें बर्फ के टुकड़े मिल सकते हैं। अगर वहां पर पानी का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है तो फ्यूल का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। नासा का मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 मिलियन मैट्रिक टन तक पानी मौजूद है, जो भविष्य में किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खजाना साबित हो सकता है। अगर हम इस पानी को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाएं तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक फ्यूल स्टेशन का काम कर सकता है। लेकिन यह सब इतना आसान होने वाला नहीं है। चांद पर बेस बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के 4 मुख्य कंपोनेंट हैं। पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम, रॉकेट यानी कि SLS, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा जो स्पेस को पृथ्वी से बाहर तक लॉन्च करेगा। दूसरा कंपोनेंट होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक ले जाएगा। तीसरा कंपोनेंट होगा लूनर गेटवे, जो एक छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा। मिशन का चौथा कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर उतरेंगे। ये सभी सिस्टम एक साथ ऑपरेट किए जाएंगे। अब जानते हैं कि आखिर आर्टेमिस प्रोग्राम को अंजाम कैसे दिया जाएगा। स्पेस प्रोग्राम के पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ऐसे मिशनों में बहुत ज्यादा जोखिम होता है। किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि चांद पर भेजने और वहां से वापस लौटने में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है वो ठीक से काम कर रही है या नहीं। इसलिए वैज्ञानिक बिना मानव वाले मिशन करते हैं। जब इन मिशनों में सफलता मिल जाती है तब जाकर इंसानों को भेजने का जोखिम लिया जाता है और उन मिशनों में वही रॉकेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो बिना मानव मिशन में इस्तेमाल हो चुकी होती है, जिन पे हमें कॉन्फिडेंस हो चुका होता है। ऐसा ही वैज्ञानिकों ने चांद पर इंसानों को उतारने के लिए अपोलो प्रोग्राम में किया था। अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 ये 3 बिना मानव मिशन सबसे पहले अंजाम दिए गए थे। उसके बाद अपोलो 7, 8 एंड 9 और 10 मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे लेकिन इनमें चांद पर उतरने के लिए लैंडर मौजूद नहीं था। इन मिशनों में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि उन्हें केवल सभी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। अपोलो 7, 8 और 9 मिशंस में एस्ट्रोनॉट चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आए। जब वैज्ञानिकों ने सुनिश्चित कर लिया कि अब वे इंसानों को चांद पर उतरने में सक्षम हैं, तब जाकर अपोलो 11 को लॉन्च किया गया और इंसानों को चांद की धरती पर पहली बार उतारा गया। ठीक इसी तरह से आर्टेमिस प्रोग्राम को भी अंजाम दिया जाएगा आने वाले समय में। पहले फेज में 3 मिशन किए जाएंगे, जिसमें आर्टेमिस 1 एक टेस्ट फ्लाइट होगी। इसमें स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियम स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। इस मिशन का मकसद सुनिश्चित करना होगा कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए जिस रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा वो सुरक्षित है या नहीं। इस मिशन के दौरान 13 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी
लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा और इस मिशन का मकसद होगा कि ओरियम स्पेसक्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भविष्य में होने वाले मूल मिशंस के लिए लंबे समय तक टिकेगा या नहीं। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स ओरियम भेजे जाएंगे और ये एस्ट्रोनॉट्स वहां पर चांद की परिक्रमा करते हुए 4 दिन बिताएंगे। उसके बाद फिर से धरती पर लौट आएंगे। इसके बाद आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार एक महिला चांद की धरती को छुएगी और 50 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से चांद पर इंसान पहुंचेंगे। आर्टेमिस 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS को 2011 से ही डेवलप किया जा रहा है। जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम को रन आउट किया है, ये अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट बूस्टर है। ये इतना पावरफुल है कि 132 मंजिला इमारत को भी उछाल सकता है। SLS का काम होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाना। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट का असली काम शुरू होगा। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को 3 हिस्सों में बनाया गया है। पहला हिस्सा है क्रू मॉडल, जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं और डीप स्पेस में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आर्टेमिस 3 मिशन में केवल 4 एस्ट्रोनॉट्स ही चांद पर जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट सर्विस मॉड्यूल है, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा। सर्विस मॉड्यूल का काम होगा क्रू जो मॉड्यूल में पर्याप्त प्रेशर और ऑक्सीजन बनाए रखना है। साथ ही सर्विस मॉड्यूल में एक इंजन भी है, जिसमें डीप स्पेस में ऑपरेट किया जाना है। ओरियन का तीसरा पार्ट है एबॉर्ट सिस्टम, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए है। अगर किसी कारणवश लॉन्च से लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश करने तक मिशन में कोई गड़बड़ी होती है तो एस्ट्रोनॉट्स इस एबॉर्ट सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा सकते हैं। पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बार ओरियन के पहुंचने के बाद लोड कम करने के लिए एबॉर्ट सिस्टम को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब ओरियन खुद ही सेफली एबॉर्ट कर सकता है। रॉकेट से अलग होने के बाद ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर गोल तेजी से रफ्तार तेज गति से बढ़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम को नासा अकेले अंजाम नहीं देने वाला, बल्कि इस मिशन में कुछ अंतरराष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनियां भी सहयोग करेंगी। ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन ओरियन अपने साथ चांद पर उतरने के लिए लैंडर्स को नहीं लेकर जाएगा। इसलिए स्पेसएक्स इस मिशन से पहले ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगा और जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, तब वहां पहले से मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ डॉक करेगा। इसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट्स ओरियन स्पेसक्राफ्ट में रहेंगे और 4 एस्ट्रोनॉट लैंडिंग सिस्टम में चले जाएंगे। दोनों एस्ट्रोनॉट लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद की धरती पर उतरेंगे। तब तक ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करेंगे और उसके बाद वे वापस लैंडिंग सिस्टम पर लौट आएंगे और ओरियन का इस्तेमाल करके वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम यही खत्म नहीं होगा, बल्कि ये तो एक नए युग की शुरुआत होगी। दरअसल भविष्य में चांद पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, लेकिन चांद के ऑर्बिट में बनाया गया स्पेस स्टेशन ISS की तुलना में बहुत छोटा होगा। चांद के ऑर्बिट में बनाए जाने वाले इस स्पेस स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो भविष्य में चांद पर किए जाने वाले मानव मिशनों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आने वाले मिशनों में पृथ्वी से आने वाले जितने भी स्पेस होंगे गेटवे में ऐड होंगे और एस्ट्रोनॉट्स यहां पर कुछ दिन रुककर अपनी रिसर्च भी करेंगे। इस गेटवे में पहले से ही लैंडिंग सिस्टम मौजूद होगा। इसका इस्तेमाल करके वे चांद की सतह पर उतरेंगे और वापस गेटवे पर लौट आएंगे। इस गेटवे की मदद से साल 2028 तक चांद पर एक लूनर बेस बनाया जा चुका होगा और भविष्य में मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए चांद के इसी लूनर बेस का अहम योगदान रहेगा। दोस्तों, हम बहुत लकी हैं कि स्पेस के इस नए युग की शुरुआत के हम साक्षी बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट लिख देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।